नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं ईपीएफओ का जो इसी मंथ जो पेपर होने वाला है उसका पीवाईक्यू पॉलिटी का। आपको पता हो कि हमने लेबर लॉ पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है कंप्लीट। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये कंप्लीट है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट है। लेबर लॉ अभी चल रहा है और आगे भी इकोनॉमी पार्ट 1 कंप्लीट है। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के इसको क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं, नेट क्वालिफाइड हूं, इकोनॉमिक्स से पीएचडी मैं कर रहा हूं। और आप हमसे 11, 12, बीए, एमए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आंसर राइटिंग वगैरह सही ढंग से हम अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो आप 3rd फ्लोर विराट कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड आप आ सकते हैं। हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। आप मैसेज मेल कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी का पीवाईक्यू 2002 से 2023 तक जो ईपीएफओ में पूछा गया है। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट आपको देखना है कि रॉन्ग कौन है। तो कह रहा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द टर्म लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 ईयर टू क्या 6 ईयर। पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। द प्रेसिडेंट कैन डिजोल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यह भी स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। सही बात है। मनी बिल जो होता है आर्टिकल 110 के तहत जो है मनी बिल होता है, अनुच्छेद 110, वो क्या है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होती है, लोकसभा में। तो ये ट्रू है। 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर ऑन एक्सपायरी ऑफ एवरी 3rd ईयर। ये 3rd ईयर सही है क्या? हर 2 साल में रिटायर करते हैं। तो ये क्या है आपका? रॉन्ग है। सो डी इज द रॉन्ग। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो क्या हुआ, सही में 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। और इस समय कौन थी? आयरन लेडी इंदिरा गांधी। ठीक है, इस समय क्या थे? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। और बाद में जब 44th अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसको क्या कर दिया गया? 1978 में फिर से वापस 5 साल कर दिया गया। ये कुछ नहीं बल्कि ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने का टैक्टिस था, जो भी कहिए ट्रिक था, उन्होंने किया। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, ठीक है, यह स्टेटमेंट आपको सही है। आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। संविधान का अनुच्छेद 85(2) ख राष्ट्रपति को लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, भंग करने की अधिकार देता है। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है, आर्टिकल 85(2)b। ठीक है भाई। कन्वेंशन क्या होता है? कंस्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब क्या होता है? संवैधानिक व्यवहार के अनुसार से जो अभी तक चलते आया है, राष्ट्रपति किस पे काम करती है? तो मंत्री परिषद के सलाह पे, जिसको लीड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उनके एड और एडवाइस पे काम करते हैं, सलाह पे काम करते हैं। ठीक है। मनी बिल अभी बताया आपको कि मनी बिल आपको आर्टिकल 110 जो है, अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ओनली क्या? इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, नोट इन राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा के लिए जा सकता है बाद में इंट्रोड्यूस, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जो होगा तो क्या होगा? लोकसभा में होगा। और वो राज्यसभा में क्या हो सकता है? जा सकता है। राज्यसभा चाहे उसको कि अमेंड करने के लिए, और लोकसभा नहीं माने तो बाइंडिंग नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन क्या? लोकसभा की उसका बात
मान रहा है कि नहीं। रिकमेंडेशन मस्ट बी रिटेन द विल ऑफ लोकसभा विद इन 14 डेज। अगर ये राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा की शक्तियां सीमित है, वह केवल सिफारिश कर सकती है, मतलब सलाह दे सकती है। 14 दिन के भीतर क्या होगा, लोकसभा को लौटाना होगा बिल को, कि हम ये आपको रिकमांड कर रहे हैं, आप इसमें बदलाव करिए, और ये बाइंड नहीं है लोकसभा कि उसके बात को माने। ओनली क्या है, सलाह है। ठीक है, 1/3 मेंबर जो है ये आपको गलत है, तीसरे वर्ष में नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, 1/3 ये एवरी 2 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्नेसेट जो है इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट, किस देश के पार्लियामेंट का नाम जो है वो नेसेट है। तो किसका है ये, इसका आंसर है इजराइल। किसका है, इजराइल का। ठीक है, अब अभी हम देखेंगे कि अलग अलग देश का जो पार्लियामेंट है वो किस नाम से जाना जाता है। और ये कहां पे लोकेटेड है, जेरूसलम में लोकेटेड है। ठीक है, 120 मेंबर वहां पे हैं, सदस्य हैं। इजराइल जो है डज नॉट हैव अ सिंगल फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इजराइल के पास अपना लिखित संविधान, औपचारिक रूप से एकल, जैसे अपना भारत में है ना, एक संविधान एक विधान पूरा देश में, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, इजराइल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं है। फिर भी वहां के लोग डिसिप्लिन्ड हैं, नॉलेज उनके पास है, बस एक स्ट्रक्चर है कि ये क्या गलत है क्या सही है, उसी आधार पे कंट्री चलता है। कितना अच्छा स्मूथली चलता है। आइए अलग अलग देश का जो है आपको दिखाते हैं कि पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। तो देखिए, टर्की जो है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली बोलते हैं टर्की का। इजराइल का जो है वो आप देख ही लिए, क्नेसेट है। अजरबैजान का तो क्या होता है, मेली मजलिस, ये आपको उर्दू वर्ड है। इराक का क्या है, नेशनल असेंबली। कुवैत का क्या है, इसका भी नेशनल असेंबली है। सऊदी अरेबिया का क्या है, मजलिस अल सूरा। बहरीन का क्या है, तो कंसल्टेटिव काउंसिल है बहरीन का। ठीक है, क्या है, कंसल्टेटिव काउंसिल। ओमान का क्या है, मोनार्की है। ईरान का क्या है, मजलिस है। देखिए मजलिस बहुत सा में आ रहा है, अजरबैजान में भी आ रहा है आपको, उसके बाद सऊदी अरेबिया में भी आ रहा है। ठीक है, ईरान में भी आ रहा है। उज्बेकिस्तान का क्या है, ओयली मजलिस है। देखिए फिर आ गया। अफगानिस्तान का क्या है, सोहरा है, सोरा। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली एंड सीनेट, ये आपका है। पाकिस्तान के लोग ज्यादा अंग्रेज है ना, इसीलिए रखे हैं नेशनल असेंबली एंड सीनेट। इंडिया का क्या है, संसद भवन अपना। मालदीव्स का क्या है, मजलिस, फिर से देखिए मजलिस आ गया। नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। सबसे बढ़िया नाम नेपाल का, राष्ट्रीय पंचायत, अपनी हिंदी भाषा। ठीक है, भूटान का क्या है, तो सोगडू है। बांग्लादेश का क्या है, तो जातीय पार्लियामेंट है। जातीय सरकार रिलेटेड टू जातीय पार्लियामेंट आप जोड़ सकते हैं। मंगोलिया का क्या है, स्टेट ग्रेट खुराल है। चाइना का क्या है, नेशनल पीपल्स असेंबली है। म्यांमार का तो पिथु हुलुताओ। ठीक है, लाओस का क्या है, पीपल्स सुप्रीम असेंबली। कंबोडिया का क्या है, नेशनल असेंबली। वियतनाम का क्या है, नेशनल असेंबली। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि नेशनल असेंबली बहुत सा का है, उसको आप एक जगह लिख सकते हैं, जैसे इराक का, कुवैत का। नीचे जब आएंगे तो यहां भी देखिए नेशनल पीपल्स असेंबली, चाइना का सिमिलर है। उसके बाद आप कंबोडिया, वियतनाम नेशनल असेंबली, मलेशिया मजलिस। तो नेशनल असेंबली और मजलिस जो है वो एक जगह आप लिख करके इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इंडोनेशिया पीपल कंसल्टेटिव असेंबली, ऊपर में भी एक था। ब्रुनेई का भी नेशनल असेंबली, देख रहे हैं नेशनल असेंबली बहुत सा का है। साउथ कोरिया का भी क्या है, नेशनल असेंबली है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिलीपींस का द कांग्रेस, जापान का
हाँ, ये याद करने का जरूरत है, डिट, TIET। और तैमूर ये जो लिस्ट है उसका कंसल्टेटिव असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। क्या करना है, कह रहा है कि फॉर द थ्री ऑल इंडिया सर्विस 24 स्टेट 24 स्टेट कैडर इंक्लूडिंग 3 ज्वाइंट कैडर्स है। 3 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए क्या है, IAS, IPS और IFS। 3 जो आपका ये ऑल इंडिया सर्विस है वो क्या है, IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस है, IPS है, और इंडियन फॉरेन सर्विस है, सॉरी फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है ये, और इसके जनक कौन है, इसके जनक सबसे पहला जो गृह मंत्री हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसके फादर है ऑल इंडिया सर्विस के। ठीक है, क्या क्या देख लिए, ऑल इंडिया सर्विस कितने हैं, टोटल कैडर कितने हैं, 24 कैडर है। ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या है, करेक्ट है। कौन कथन करेक्ट है ये पूछा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएस इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर इंडियन सर्विस। तो क्या यही कैडर करता है कंट्रोल। दूसरा ऑप्शन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है देख लिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करता है, इंटरेस्टेड विथ द टास्क ऑफ मैनेजिंग रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। ये जो ऑल लगा दिया ना, यही दिक्कत हो गया, नहीं तो सही था। स्टाफ चयन जो SSC बोलते हैं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन है, तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन है, ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट जिसको टिक लगाए थे। ठीक है, और ए में क्या आया आपको, ओनली है। तो ऑल इंडिया सर्विस समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी को कैडर बांटा जाता है। वो ये इसीलिए बांटा जाता है, पहला नंबर ऑल इंडिया सर्विस है तो भेदभाव नहीं हो एक जगह से दूसरी जगह। 2-3 चीजें हैं, रेड टैपिज्म कम करने के लिए, दूसरी बात क्या, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि भाई भारत सरकार का है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, स्थिरता लाने के लिए। लंबे समय तक अगर आप एक कैडर में रखेंगे ऑफिसर्स को तो क्या होगा, वो वहां की चीजों को समझ सकेंगे, उसके वैल्यू को, क्या स्थिति वहां की है, और एक स्थिर जो है शासन किया जा सकता है। तो अब तो शासन नहीं, गवर्नेंस नहीं, गुड गवर्नेंस बोलिए। तो यही है यहाँ पे। और 24 कैडर है, 3 संयुक्त कैडर है आपको, उसमें से क्या क्या है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, ये सब ऑगमुट कैडर में आता है, जिसमें दिल्ली उली सब आ जाता है ऑगमुट वाला में। हम्म। ये जो आपका है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, बल्कि क्या है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, इसके अंदर में आता है। और ये करता है कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये है, ना कि यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम लेने की इकाई है, बीपीएससी एग्जाम लेने की इकाई है, जो जेपीएससी एग्जाम लेने की इकाई है। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, ये सब। तो ये कैडर नियंत्रक है कौन, DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये गलत कैसे है, तो ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी पोस्ट को ये करता है। इट डज नॉट रिक्रूट ऑल, सबको ये नहीं करता है। SSC अनेक समूह इसे अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों की भर्ती करता है, पर सभी पर नहीं। और इसका जो पोस्ट होता है बी का, वो यूपीएससी भी बहुत सारी पोस्ट को ये करती है, इस कारण से वो गलत हुआ। देखिए क्वेश्चन है, इस तिमूर जो है द लेटेस्ट इंडिपेंडेंट, उस समय लेटेस्ट रहा होगा, अभी तो साउथ सूडान है। ठीक, तो कह रहा है कि स्वतंत्र राष्ट्र है, शासित रहा था, तो किसका था ये,
तो इंडोनेशिया। आप देखिए न्यू कंट्री का अगर हम लिस्ट देखें तो साउथ सूडान जो है 2011 में बना। साउथ सूडान कब? 2011 में। और कोसोवो जो है 2008 में। मोन्टेग्रो जो है 2006 में। सर्बिया 2006 में। ईस्ट तिमोर जो है 2002 का क्वेश्चन है और उसी साल ये पूछ लिया। ठीक है, तो आप देख लीजिए। और अच्छा, इंडोनेशिया जो है उसको, हाँ, इन 1975 ईस्ट तिमोर डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस। और 2006 में फाइनली, 2002 में फाइनली क्या होता है, ये अलग होता है और स्वतंत्र नया राष्ट्र बनता है। इस पे शासन कौन कर रहा था? पुर्तगाल। आप यहाँ पे देखेंगे 1975 से जब ये पुर्तगाल के कब्जा से बाहर हो गया तो लगभग 24 साल तक क्या रहा, ये इंडोनेशिया के कब्जा में रहा। हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन से चिन्हित रहा। हमेशा वहां पे कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं होती रही। जब यूएन इसको सुपरवाइज कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंडम हुआ 1999 में, वेयर द पीपल ऑफ ईस्ट तमूर ओवरवेलमिंगली वोटेड फॉर इंडिपेंडेंस। ईस्ट तमूर के जो लोग थे, जब जनमत संग्रह होता है तो अपना स्वतंत्रता के लिए ये क्या करते हैं, वोट करते हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं। और 20 मई 2002 को ईस्ट तिमोर जो है एक नया सोवरिन नेशन, संप्रभु राष्ट्र के रूप में बन करके आया। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच among the following become the first women prime minister in the world। तो वो कौन थे? एस भंडार नायके, श्रीलंका से पहला विमेन प्रेसिडेंट जो है वो एस भंडार नायके हैं। भारत में भी आपको विमेन प्रेसिडेंट देखने को मिला। दूसरा विमेन प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू है और पहला विमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, भारत में एक विमेन प्राइम मिनिस्टर भी मिले जिनका नाम इंदिरा गांधी है, आयरन लेडी। ठीक है, तो इंडिया में एक पीएम जो है वो विमेन है, इंदिरा गांधी। दो प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या है, विमेन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और अभी वर्तमान जो प्रेसिडेंट है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस भंडार नायके, पहला विमेन प्रेसिडेंट पूरी दुनिया का। और श्रीलंका को पहले सिलोन बोलते थे। और ये कब से कब तक, कब बनी थी ये? तो ये बनी थी जुलाई 1960 को। 1960 में ही जो है ये पहली, हाँ, तो ये देख लिए हम लोग, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी विक्ट्री हुआ, उसके बाद वहां पे ये। नेक्स्ट, इंडिया को मिले फर्स्ट टर्म में 1966 से 1977 इंदिरा गांधी के रूप में। उसके बाद फिर 80 टू 84 जो आपका दूसरा कार्यकाल था इंदिरा गांधी का। उसके बाद और अपना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो 12वें प्रेसिडेंट थे। कब से कब उनका टर्म रहा? 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद अभी जो द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपको अभी है 25 जुलाई 2022 से अभी कंटिन्यू। तो ये कौन सी महिला है ये राष्ट्रपति? 15वीं राष्ट्रपति है ये। ठीक है, अभी जो है 15th प्रेसिडेंट है। आपको एग्जाम में जानना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कौन सा है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है,
कौन सा है, उसके बाद सीजेआई जो है वो कौन सा है, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है पूछ देता है। नीति आयोग के जो चेयरमैन सीईओ हैं वो कौन है। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो जहां नियुक्ति वाला बात हो और इतना बड़ा बड़ा पोस्ट का बात हो, उसमें आराम से प्रेसिडेंट मारिए। प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, और जिनको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं उनसे नीचे वाला उनको हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे कभी कभी क्या होता है स्टेट के केस में, गवर्नर अपॉइंट करते हैं किसको, बीपीएससी के चेयरमैन को, बट दे कैन नॉट रिमूव इट। उनकी जो हटने का जो होगा वो प्रेसिडेंट हटाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें जो है प्रेसिडेंट से नीचे नहीं होगा। कैग जो है आर्टिकल 148 के तहत आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कहता है कि देयर शैल बी अ कैग ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है, एंड शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है उनका मैनर। और कौन हटा सकता है, तो ठीक उसी तरह से ये हटाए जा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इनको इतना दिया गया है ताकि अच्छे से ये काम कर सकें, किसी दबाव में ये काम नहीं करें। तो यही है कैग का जो मतलब आयु है वो क्या है, या तो 6 वर्ष 6 ईयर, या तो 65, इसमें से जो पहले हो ये। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू कैग ऑफ इंडिया शैल बिफोर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर प्रेसिडेंट। वो क्या करते हैं, ओथ लेते हैं, और सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ये क्या लेते हैं, ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट के सामने जो है ये क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, सैलरी जो होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का। किसी भी स्थिति में इनकी सैलरी क्या होगा, घटाया नहीं जाएगा, ताकि वो बिना किसी दबाव के अपना वो काम कर सके। अब युद्ध का स्थिति इस तरह का हो तो अलग बात है। कैग का काम क्या है पता ही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको चार्ज होता है। अब आपका काम हुआ, आप कमेंट में लिखेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई से किसका किसका सैलरी मिलता है। सीएफआई से, सीएफआई मतलब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया नहीं मानिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है, एक मैं बता रहा हूं प्रेसिडेंट, बाकी आप नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। प्लानिंग वित्त आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, तो आंख मूंद के, प्राइम मिनिस्टर इज द क्या प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। प्लानिंग कमीशन अब है क्या, है प्लानिंग कमीशन नहीं है। प्लानिंग कमीशन के जगह पे कौन आ गया है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति, इसको टी ऐसे लिखिए, आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब, 2015, 2015 में ये नीति आयोग आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 2002 का है तो पूछा है इसमें। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का स्थापना जो होता है, इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और 2015 में नीति आयोग आ गया, नई व्यवस्था। Who among the following
बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट, बिना भाई उपराष्ट्रपति बने हुए भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अदर ये हो गया। जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। बाकी यहाँ पे आप प्रेसिडेंट का लिस्ट देख सकते हैं। अगले जो वीडियो होगा उसमें 2004 का हम PYQ देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।